नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निर्मल सिंह। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो आदिवासियों की मौत पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कुपोषण की वजह से सरगुजा में 20 से अधिक पंडो जनजाति के लोगों की मौत हुई और राज्य सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है। यह सियासत सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के विधायक राष्ट्रपति को भी पत्र लिखने की बात कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने 15 साल के अपने कार्यकाल में कुपोषण को लेकर कुछ नहीं किया। अब बीजेपी नेता सिर्फ इस मामले को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कुपोषण को लेकर छिड़ी सियासत क्या आदिवासियों के लिए फायदेमंद होगी या फिर सिर्फ सियासत की चिंगारी बनकर रह जाएगी। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, जिसे हमने नाम दिया है कुपोषण का कुरुक्षेत्र। छत्तीसगढ़ में धान किसान के विषय पर तो सियासत होती ही रहती है, लेकिन आदिवासियों के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा भी इसमें हमेशा से शामिल रहा है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों से जुड़ी एक खबर ने यहां की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में कथित तौर पर कुपोषण की वजह से 20 आदिवासियों की मौत हो जाने का आरोप विपक्ष सरकार पर लगा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सरकार का सुपोषण अभियान क्या पिछड़े इलाकों के लोगों और आदिवासियों को जमीनी तौर पर फायदा पहुंचा रहा है या नहीं। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। जिसे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, अभी महीना और 2 महीने के अंदर में जिस प्रकार से 15 लोगों की मृत्यु हुई है, वास्तविक में पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। और सरकार उस मामले को लेकर के जितनी गंभीरता होनी चाहिए, सरकार में गंभीरता भी नहीं है। जनजाति के बारे में काम करने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन रमन सिंह जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग बताया कि 15 साल तक पंडो जनजाति के लिए किया क्या आपने? बलरामपुर में पांडो जनजाति के 20 लोगों की मौत पर राज्य सरकार ने जांच के लिए संयुक्त सचिव को निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही घटना की सही वजह का पता चलेगा। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पांडो जनजाति के लोगों की कथित तौर पर कुपोषण से मौत को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। वैसे इस सवाल का जवाब भी जानना जरूरी है कि क्या वाकई में कुपोषण की वजह से ही मौत हुई है। अगर हाँ, तो प्रशासन इस विषय पर कितना गंभीर है, और अगर ना, तो विपक्ष किस आधार पर इतने गंभीर आरोप लगा रहा है। रायपुर से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, जिसमें शामिल है बीजेपी नेता मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठाकुर साहब, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार के शाइनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मामला चूंकि मुख्यमंत्री जी की बात से ही शुरू किया जाए, तो मेरे बीजेपी के साथी मुकेश शर्मा जी से पूछना चाहूंगा, साहब सीधा सीधा आरोप लगाया भूपेश जी ने कि कुपोषण के लिए रमन सरकार का 15 साल का कार्यकाल जिम्मेदार है। सिर्फ बयानबाजी करते हैं आप लोग। देखिए, कहीं ना कहीं इतने बड़े जनादेश देखिए सरकार बैठी है और अपने हर नाकामियों के लिए ये 15 साल की सरकार को दोषी ठहराते हैं, तो इनकी अपनी क्या जिम्मेदारी है? ये खाली अपनी नाकामियों को 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे थोपने के अलावा और कोई काम कर नहीं रहे। इनकी ये सुपोषण योजना भी उसी तरह जैसे बाकी योजना जो है जिनका कोई परिणाम नहीं दिखा, क्योंकि एक कागज तक ही रह गए हैं, इनका कोई क्रियान्वयन हुआ नहीं है, उसी तरह ये योजना भी पता नहीं इस योजना में किसका पोषण हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से हमारे प्रदेश के 15 से 20 हमारे पांडो जनजाति के लोगों की मृत्यु कुपोषण की वजह से हुई है, तो ये सुपोषण का योजना कहाँ चला रहे सरकार को बताना चाहिए। और इस तरीके से यदि प्रदेश के अंदर में
कुपोषण जैसी स्थिति बने रहे, जहां दूसरी तरफ ये बात तो 15 साल की करते हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की। इनको मैं बता दूं कि बस्तर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, तो इस बात को गंभीरता से लिया गया कि इनके पास में 4-6 महीने को छोड़ के बाकी दिन के लिए इनके भोजन को लेके दिक्कत होती है, और इसीलिए 1 रुपया में उनको चावल देके, नमक देके और जो भी उनकी आवश्यकता की वस्तु है वो आदिवासी भाइयों तक पहुंचा के और उनको कम से कम उनका पेट भरे इसकी चिंता की गई थी। तो इस बात को ये छोड़ के यदि कुपोषण से आदिवासी जनजाति मरते हैं तो फिर 15 साल भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ इसकी बात उठाते हैं, तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। मुकेश शर्मा जी लगे हाथ आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि सरकार को इस बात में भी संशय है कि ये जो पंडों की मौतें हुई हैं ये कुपोषण से ही हुई हैं, तो इस बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, सरकार की नाकामी सामने आई है तो वो उसको छिपाने के अलावा और दूसरा काम कर नहीं सकते, कहीं न कहीं इनकी कमी पकड़ी गई है। तो इनको वापस इस प्रकार के घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इनका जो भी ये सुपोषण योजना चला रहे हैं उसका लाभ वास्तव में जो कुपोषित लोग हैं और जंगलों में रहने वाले जनजाति वर्ग के लोग हैं वहां तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। और बजाय कि तो उल्टा विपक्ष के ऊपर में दोषारोपण कर रहे हैं, 15 साल की सरकार की बात कर रहे हैं, ये अपने विभाग को निर्देश देके, अपने अधिकारियों को निर्देश देके और वापस इस प्रकार की घटना ना हो, इस बात की चिंता सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल शर्मा जी, लौटूंगा आपके पास, लेकिन साथ ही बताना चाहूंगा कि आपकी जो सरकार थी वो 15 साल की किशोर हो चुकी है और अभी 2.5 साल की शैशव अवस्था ही कही जा सकती है अभी कांग्रेस सरकार की। धनंजय जी क्या कहेंगे? काफी गंभीर आरोप विपक्ष लगा रहा है कि आपकी सुपोषण योजना किसी काम की नहीं है, जमीनी स्तर तक उसकी पहुंच नहीं है। यही वजह है कि पंडो सरकार, जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र का दर्जा दिया गया है, उनकी गंभीर बात यह कि 2 महीने के भीतर 20 लोगों की मौत हो चुकी है। जी धनंजय जी। देखिए निर्मल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरे खुद को कुछ समझ में नहीं आया जी। जिस प्रकार से कल आप देखेंगे इनके ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं रेणुका सिंह जी, वो जहां पंडो जनजाति के लोगों को जहां मृत्यु हुई है उस क्षेत्र का दौरा किए हैं और कल उनका बयान मैं प्रतिष्ठित चैनल में सुन रहा था। वो कह रही थी कि पेयजल जो बोरिंग के पानी है उसको पीने के कारण कहीं इनकी बीमार ना हुई हो, बीमार होने से उनकी मृत्यु हुई हो ऐसा उनको लगा। और बहुत सारी उन्होंने और भी बात कही कि इनकी मृत्यु के अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वो केंद्रीय मंत्री मिलकर तय कर ले कि हमें अगर टीवी डिबेट में जाना है या पंडो जनजाति के मामले में बोलना है तो क्या इस समय बोलना चाहिए। दूसरी बात आप देखेंगे जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार बनी उस दौरान राज्य का कुपोषण दर था लगभग 59% और 15 साल में मात्र 22% ही इनके शासन काल में कुपोषण खत्म करने के लिए काम किया गया जी। और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है और अभी 3.25 साल के कार्यकाल में आप देखेंगे जहां हमने हर सार्वजनिक मंचों में स्वीकार किया कि राज्य में 41% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है और लगभग 37% बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। ये हमने स्वीकार किया है, चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और उसको खत्म करने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसका परिणाम है कि 3.25 साल में कुपोषण के मामले में जो हमने काम किया तो 32% की गिरावट आती है। मतलब आप मान के चलिए कि राज्य में 5,45,000 के आसपास के बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं, उसमें हमें 3.25 साल के कार्यकाल के दौरान लगभग 2.25 लाख बच्चों को हमने कुपोषण के दायरे से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है। वो लगभग 32% है। एक 40% महिलाएं निमोनिया से पीड़ित है। बस्तर जैसे क्षेत्र जहां पे हल्की भी अगर बारिश हो जाती थी उस दौरान संक्रमण से लोग मरते रहे। रमन सिंह के सरकार के दौरान दस्त हो जाता था, उल्टी शुरू जाती थी, मलेरिया एक बहुत गंभीर वहां समस्या थी। हमारी सरकार ने मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाया तो आप देखेंगे इस बारिश के समय भी और मलेरिया से भी किसी प्रकार की कोई लोगों को दिक्कतें नहीं हुई है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के माध्यम से बस्तर जैसे बीहड़ क्षेत्रों में गर्म भोजन हमारी सरकार के द्वारा पहुंचाया जा रहा है।
हम बच्चों को स्वरुचि भोज दे रहे हैं अब कुपोषण मिटाने के लिए। अगर बच्चे अंडा खाना चाहता है उसको अंडा दे रहे हैं, अगर बच्चा सोयाबीन की बड़ी खाना चाहता है सोयाबीन की बड़ी दे रहे हैं, अगर बच्चा दूध पीना चाहता है दूध दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स है जिससे कुपोषण दूर होता है उसको देने का काम किया। तो आज हम 3.25 साल में 32% बच्चों को कुपोषण के दायरे से बाहर निकालने में सफल हुए हैं। 15 साल तो सत्ता में ये थे। 22% का आंकड़ा मैं जो बता रहा हूँ सरकारी रिकॉर्ड में बता रहा हूँ। तो ये बता देना जब प्रत्येक वर्ष 1.5% से भी कम कुपोषण के लिए काम किए हैं। आज टीवी में बैठ बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। पंडो जाति की जो मृत्यु हुई है उसके अलग अलग कारण है। गंभीर बीमारी से 10 लोगों की मृत्यु हुई है, कुछ पंडों के लोगों की जो मृत्यु हुई है उसको कैंसर के कारण हुई है, और हमारी सरकार पूरी निगरानी रखी हुई है। और निश्चित तौर मैंने कहा ना 15 साल तक जो छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है, जहां 20 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर 36,000 करोड़ रुपए का नान घोटाला रमन सरकार के दौरान हुआ, यही पंडो जाति के खाना को डाका डालने का काम किया रमन सिंह ने। घून लगा चना इनके द्वारा दिया गया, नमक इतना बुरी स्थिति में दिया गया, इससे बीमारी फैलने लग गई। तो इन्होंने किया क्या है? इन्होंने सिर्फ कमीशन खुरी और भ्रष्टाचार किया है। हम अस्वीकार करते हैं, इसमें और काम करने की आवश्यकता है। हम सच्चाई को छुपा नहीं रहे, हम तो चैलेंज मान के चल रहे हैं ना। अगर हम छत्तीसगढ़ के विकास की कल्पना करते हैं और हमारे यहाँ हमारे बच्चे को पोषित रहे, हमारी महिलाएं निमस पीड़ित रहे, तो हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन झूठ बोलने वाले 15 साल तक जिन्होंने काम नहीं किया, आज जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, असल में इनकी चिंता राजनीतिक चिंता है। अगर पंडो जाति की वास्तविक चिंता होती तो रमन सरकार के शासन काल में 265 पंडों को जो मृत्यु हुई है उसी दौरान इनको जागना चाहिए, उस दौरान काम करना चाहिए। किसी प्रकार की भ्रष्टाचार में, और इस मामले में कोई जांच बैठा दी गई है? निश्चित तौर पर वहां पे कैंप लगाकर पंडो जाति की जहां पे इस प्रकार घटना हुई है, आज के पहले भी हमारी सरकार ने वहां मेडिकल कैंप लगाया, वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं डेवलप की। वहां तो स्वास्थ्य केंद्र नहीं था 15 साल में, हमने स्वास्थ्य केंद्र वहां बनाने का काम किया है। और अभी भी कैंप लगाकर वहां पे स्वास्थ्य परीक्षण किए जा रहे हैं कि आखिर पंडो जाति के जो लोगों की मृत्यु हुई है उसकी वजह क्या है। और निश्चित तौर पर भरे कोरोना काल में जहां सब चीज बंद था, जहां मोटर गाड़ियां बंद थी, जहां लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, हमारी मितानिन बहनों ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के माध्यम से सूखा राशन पहुंचाने का काम घर घर किया है। तो कुपोषण को लेकर हमारी सरकार की जो चिंता है वो जग जाहिर है, और हमको इस बात को स्वीकार करने में भी कोई एतराज नहीं है कि इसमें और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। बिल्कुल ठाकुर साहब, आपके आरोप काफी गर्मा गर्म है मुकेश शर्मा जी से, तो इनके जवाब लेना ही पड़ेंगे। शर्मा जी, जैसे कि आपने सुना रमन सरकार पर काफी आरोप लगाए गए और किस तेजी के साथ काम किया जा रहा है पिछले 2.5-3 साल में, ये भी कुपोषण के खिलाफ बताया ठाकुर साहब ने। और साथ ही साथ पंडो जाति की जो मौतें हुई है वो कुपोषण से हुई ही नहीं है, तो फिर किस बात का हल्ला हो रहा है? मुकेश शर्मा जी। देखिए, कहीं ना कहीं झूठ जनता से, अपने प्रदेश के लोगों से कौन बोलता है ये तो सिद्ध है। बड़ा बड़ा जन घोषणा पत्र लेके आए, हाथ में गंगा जल लेके कि भैया हमारी सरकार बन जाएगी तो हम पूर्ण शराबबंदी कर देंगे और बेरोजगारों को जो रोजगारी भत्ता दे देंगे, नगरीय निकाय टैक्स आधा कर देंगे। अरे भाई, झूठ ये होता है। झूठ बोलने वाली सरकार घोषित रूप से कांग्रेस की सरकार है, इसमें हमको हमारे ऊपर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे तकलीफ तब होता है जब ये अपनी योजनाओं को, अपनी कमियों को ढकने के लिए 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार का बार बार इनको उदाहरण देना पड़ता है। शर्मा जी, मुद्दा कुपोषण का दुनिया जानती है, जग जाहिर है, छत्तीसगढ़ के अंदर में यदि विकास हुआ है तो उस 15 सालों के अंदर में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली है। पूछिए ना कितना % कुपोषण हो रहा है। जी, मैं वही बोल रहा हूँ। शर्मा जी, पूछिए ना कितना % कुपोषण का कितना काम किए? काम नहीं हो रहे हैं। शर्मा जी, वाकई आपकी बात मान भी ली जाए शर्मा जी, आपकी बात मान भी ली जाए, लेकिन इससे बहस का मुद्दा भी भटक रहा है। कृपया ये बताने का कष्ट करें कि ये आप कैसे दावा कर रहे हैं कि जो 20 पंडों की मौत हुई है वो कुपोषण की वजह से हुई है? देखिए, जनजातियों तक भोजन पहुंच नहीं रहा है, इनके किसी भी विभाग के अंदर में काम गंभीरता से हो नहीं रहे हैं, और पंडो जनजाति की लोगों की मृत्यु यदि कुपोषण के वजह से होता है, सही उनको आहार नहीं मिल पाता है, वो जनजाति के लोग हैं, उनकी यदि मृत्यु होती है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी झूठ बोल रही है, तो क्या भाजपा प्रवक्ता केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी के बयान का खंडन कर रहे हैं कि रेणुका सिंह जी झूठ बोल रही है? जो है
रेणुका सिंह जी कल गई थी ना, वहाँ मालूम है ना आपको ना, मृत्यु नहीं हुई है। रेणुका सिंह जी ने ये नहीं कहा कि पंडो जाति के लोग कहा ना, हम तो कह रहे मृत्यु हुई है। दूसरी बात, पर उन्होंने कहा कि पेयजल की वजह हो सकती है, मौत के कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो आप बोल दीजिए कि रेणुका सिंह जी झूठ बोल रही है कि आप रेणुका सिंह जी के बयान का खंडन कर रहे हैं। बोल दीजिए, सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। खाली हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना, हम तो कभी भी स्वीकार कर रहे हैं, हम तो कभी भी स्वीकार कर रहे हैं कि कुपोषण के क्षेत्र में और काम करना है। तो रमन सिंह की तरह झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो रमन सिंह की तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि रमन सिंह सरकार का ये पाप है कि छत्तीसगढ़ में 40% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित रही है। ये रमन सिंह का पाप है कि हमारे बच्चे कुपोषण से पीड़ित रहे हैं, और भाजपा के नेता और आरएसएस के नेता फर्स्ट तंदुरुस्त हो रहे हैं। हम स्वीकार करते हैं, हमको स्वीकार करते हैं, चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं। इस राज्य से कुपोषण को हटाना, एनीमिया को दूर करना, ये चैलेंज है हमारे लिए, और वो स्वीकार करते हैं। धनंजय जी, कुपोषण दूर करने के नाम से योजना बनाया, और आरएसएस और भाजपा के लोग तंदुरुस्त हो जाए, और हमारे आदिवासी बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिला। आप इस बात को स्वीकार करते हैं, कुपोषण है। रमन सिंह की तरह झूठ नहीं बोलते, या आरएसएस की तरह आरएसएस के लोगों को पालने के लिए आदिवासियों नाम योजना बनाए और लाभ आदिवासियों को आरएसएस और भाजपा के लोगों को मिले। ये हमारी हकीकत जान लेते हैं, रामावतार जी से हकीकत जान लेते हैं। रामावतार जी, आपने अभी तक की डिबेट सुनी है। कुपोषण का मुद्दा पंडो जाति का है, और साथ ही जैसे कि बताया जा रहा है कि 20 काल कवलित हो गए हैं, और भाई जिस तरह से एक दूसरे की सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं, हकीकत क्या है? आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अम्बिकापुर इलाके में जी आज से 30 साल पहले भी यही मुद्दा था। जब पटवा जी मुख्यमंत्री थे तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो एक भूख से मौत पंडो जनजाति की हो रही है, कुपोषण से मौत, तब भी यह मुद्दा उठा था, और आज भी यह मुद्दा उठा है। राजनीतिज्ञों के लिए सरकारें बदलती है, मुद्दा सबसे अच्छा रहता है, परंतु उन क्षेत्रों में जैसा काम होना चाहिए वैसा काम किसी सरकार में नहीं हुआ है। इसलिए आज भी उन इलाके के जो लोग हैं, गरीब दीनहीन जो हैं, उनकी स्थितियों में सुधार नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन इलाकों के अलावा बस्तर और छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके, उन इलाकों में पानी के खराब होने, पानी में रसायन होने, ये के तथ्य पाए गए हैं। पीएचई विभाग इसका लगातार वर्षों से सर्वे कर रही है, इसमें काम भी कर रही है। उसके बावजूद भी जिस तरह से संतोषजनक परिणाम आना चाहिए वो नहीं आने के कारण पंडो जाति के अलावा अन्य आदिवासी इलाकों में लोगों की अलग अलग बड़ी बीमारियों के तहत मौत हो रही है। ये रुक नहीं रहा है। तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या है, खासकर आदिवासी इलाकों में, पिछड़े इलाकों में, जनजाति क्षेत्रों में ये समस्या पानी को लेकर है। पानी में दूषित पानी के कारण कई परिवार जो है अनेक प्रकार की बीमारियों के जूझ रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, कुपोषण के शिकार हैं। ये सही तथ्य है, बात सही है, मगर सरकारें जो है कांग्रेस की भी रही है, भाजपा की भी रही है, मगर ठोस गति में काम नहीं होने के कारण जो प्रतिशत है पहले बहुत ज्यादा था, अब बहुत कम है। तो कम और ज्यादा की जो लड़ाई है हमारे समय हुआ, उसके समय नहीं हुआ। ये एक आरोप प्रत्यारोप की बात ज्यादा हो रही है बनिस्बत दोनों सरकारों को मिलकर, क्योंकि भाजपा 15 साल में राज की है। उन बड़े नेताओं को उन इलाकों की समस्याएं मालूम है, क्यों केंद्र सरकार से, पीएचई विभाग से और आदिवासी जनजाति इलाकों से कैसे हल हो सकते हैं। ये राज्य सरकार के साथ मिलकर अगर ठोस और कदम उठाएं तो अभी जो गति चल रही है वो गति और तेजी आ जाए। वहां पर की जो मूल समस्या है, पानी की समस्या है, उन इलाकों में वनोपज की समस्या है, तो उन समस्याओं को हल करने में अगर सरकारें ज्यादा ध्यान देंगी तो ज्यादा फायदेमंद होगा। अन्यथा
दोनों पार्टियों के लिए राजनीति का बड़ा मुद्दा हर समय रहा है। जी हाँ। मगर हल होने की दिशा में जिस तरह से ठोस गति से या संयुक्त रूप से एक प्लान बनाकर, रोड मैप बनाकर अगर काम करती सरकारें, राजनीतिक दल, तो उन बेचारे भोले भाले आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन आता, वो दिख नहीं रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है। जी बिल्कुल। शाइनी जी, क्या कहेंगे आप? छत्तीसगढ़ की कोदो कुटकी जो फेमस है और वनांचल की काफी प्रमोशन भी कर रही सरकार, विदेशी तक जो है कुपोषण अपना दूर कर रहे हैं वहां के सुपोषण से। ऐसे में अगर ये खबरें आती हैं कि पंडो जो हैं कुपोषण से मर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? अपने आप में कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है। साथ ही जैसे कि हमारे साथी पत्रकार बता रहे हैं कि इसमें दूषित पेयजल भी एक कारण हो सकता है। जी शाइनी जी। नितिन जी, जैसे अपन ने अभी सुना सबकी जो बात कही है डिबेट में जी, तो ये बहुत ही दुखद बात है कि आज 45 साल 75 इयर्स हो गए हमारे आज़ादी को देश के, और आज भी हम टीवी डिबेट में कुपोषण की बात कर रहे हैं। आप सोचिए जरा कि 34%, जैसे अभी ठाकुर साहब ने बोला कि 34% माल नरिष्ट है, महिलाएं जो है एनीमिक है। तो ये हमारे जैसे देश जो हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, हम चांद पे जा रहे हैं, हम डिफेंस पे अपना आत्मनिर्भरता बनाए, और आज हमारे जो लोग हैं देश के जो आदिवासी हैं उन तक हम भोजन नहीं पहुंचा सकते हैं, तो ये किसी काम का नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना के बैठा दिया है। हर बार कोई भी सरकार आए, और ये सिर्फ आदिवासी जो छत्तीसगढ़ की सिर्फ बात नहीं है, अगर हम सबसे डेवलप स्टेट है गुजरात ले लें तो वहां पे भी कुपोषित से लोग हो रहे हैं। और बात ये नहीं कि कुपोषित से मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं, बात यह है जो भी कुपोषित है, अगर बच्चा या व्यक्ति कुपोषित है तो कोई दूसरी बीमारी से भी मर सकता है, लेकिन वजह वो कुपोषित होने की वजह से ही वो ज्यादा संक्रमित होते हैं। हाँ, संक्रमित वो होता है और वो जल्दी उस पे वो झेल नहीं पाते उस बीमारी को, और जब भोजन ही नहीं मिल रहा तो वो इलाज कहाँ से मिलेगा उस व्यक्ति को। मुकेश शर्मा जी, सुना है इस मामले में राष्ट्रपति को भी पत्र लिखने जा रही है बीजेपी? देखिए, निश्चित रूप से यदि इस प्रकार की कुपोषण की समस्या प्रदेश में बनी रही तो हम सशक्त विपक्ष की भूमिका में इस बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे, सदन में भी आवाज उठाएंगे, और इसके प्रति सरकार को गंभीर होना चाहिए। बनिस्बत इसके कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने क्या हुआ, ये सब वाद विवाद को छोड़कर सरकार को उनके प्रति गंभीर होकर और इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप से बाहर आनी चाहिए, और यदि केंद्र में हमारी सरकार है तो उससे सहयोग लेके ऐसी योजना बनानी चाहिए कि ये एक कलंक है हमारे माथे पे। यदि छत्तीसगढ़ के अंदर में कुछ लोग यदि कुपोषित हैं तो जब तक उन लोगों का कुपोषण नहीं हो जाता और उनका कुपोषण समाप्त नहीं हो जाता, एक आंदोलन के रूप में सरकार को चला के ये कुपोषण को दूर ही करना चाहिए। इस दिशा में काम करना चाहिए, योजना बनाना चाहिए, क्रियान्वयन करना चाहिए, और परिणाम निकलते तक लगातार उसके पीछे लगे रहना चाहिए। मुकेश शर्मा जी, बात तो आपने वाकई बहुत अच्छी कही है, लेकिन ठाकुर साहब कितना इत्तेफाक रखते हैं उनसे भी जान लेते हैं। धनंजय जी, कल ही हमारी डिबेट का सब्जेक्ट था एथेनॉल, जिसमें कि केंद्र से अनुमति नहीं मिल पा रही है। आपको क्या लगता है, मुकेश शर्मा जी ने इतनी अच्छी बातें कही हैं, क्या केंद्र से आपको हर मसलों पर जो ज्वलन समस्याएं हैं पूरा भरपूर सहयोग मिल पा रहा है? धनंजय जी। देखिए निर्मल जी, अगर केंद्र सरकार बिना भेदभाव के साथ, बिना किसी राग द्वेष के, राजनीतिक द्वेष के अगर देश भर के लोगों को मदद करती, देश भर के राज्यों को मदद करती, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात में जो कुपोषण की समस्या है वो खत्म हो जाती। तो गुजरात से ही नरेंद्र मोदी जी आते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी देश के हैं, और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र में बैठी सरकार है उसे ना तो किसानों से कोई लेना देना है, ना तो मजदूरों से कोई लेना देना है, ना यहाँ बच्चे कुपोषित है उनसे कोई, उनके पास कोई योजना है, ना महिलाओं को लेकर योजना है। उनको तो सारी देश की संपत्ति को दो लोगों को बेचना है और सौंपना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर केंद्र अपनी वास्तविक में जिम्मेदारी निभा लेता है, जैसे साइनी जी ने कहा, तो मुझे ऐसा लगता है देश भर से कुपोषण की समस्या से हम निपट सकते थे और उससे मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन
हमारी सरकार ने कुपोषण और एनीमिया को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और हमें कहीं भी कोई परहेज इस बात को स्वीकार करने में, इसमें और भी काम करने की आवश्यकता है और आगे भी हम काम करेंगे। और हमने अभी तक काम किया, इसलिए 32% कुपोषण की जो दरें हैं वो हमारे राज्य बच्चे जो बाहर आ चुके हैं। और निश्चित तौर पर पंडो जाति को लेकर हमारी सरकार गंभीर भी है और हम वहाँ जो भी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए वो सारी चीज वहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं हम। मुकेश जी, काफी गंभीर आरोप लगाया है धीरे से ठाकुर साहब ने कि संपत्तियां बेचकर, अब तक तो आप ही लोग व्यक्तिवादी पार्टी होने की आरोप कांग्रेस पे लगाते थे, उन्होंने भी आरोप मर दिया है कि संपत्तियां बेचकर 2 ही लोगों को दी जा रही हैं। शर्मा जी, देखिए कौन कितना गंभीर है, किस पार्टी का पूरे देश में क्या स्थिति है, कौन जमानत में है भ्रष्टाचार के मामले में, दुनिया जान रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार को लेकर हमारे पार्टी में टिप्पणी करके, हमारे पार्टी में कोई तड़ीपार नहीं है आपके पार्टी की तरह। जमानत में कौन है? जमानत में कौन है? तड़ीपार नहीं है, तड़ीपार जमानत में तो श्री नरेंद्र मोदी जी भी है, जमानत में श्री नरेंद्र मोदी जी भी है। कोई तड़ीपार नहीं हमारे पार्टी में, आप जो है कोई हमारे पार्टी में तड़ीपार नहीं है जिसे जनता को दूर रहना हो, ऐसा कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया है। जनमानस के लिए कोई खतरा नहीं बोला किसी को। तड़ीपार 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 नहीं हमारे पार्टी में कोई। और जमानत में तो आपके आधे नेता हैं, आप जमानत में तो आपके आधे से ज्यादा नेता हैं, चैनल का समय, लेकिन हमारे पार्टी में तड़ीपार नहीं है आपके पार्टी की तरह। यदि हमारे पार्टी में कोई रेपिस्ट नहीं, भाजपा की तरह बात करिए। हमारे पार्टी में कोई मानव तस्कर नहीं है, धनंजय जी, हमारे पार्टी में कोई जेल में संपत्ति बेचने वाला नहीं है, अनावश्यक बातों को करके हमारे पार्टी में कोई ड्रग्स बेचने वाला संरक्षण देने वाला नहीं है। यदि अभी 9,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया है गुजरात में, 9,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया ड्रग्स गुजरात में। किसके संरक्षण में है? किसके संरक्षण में आया? डानी के गोडो ड्रग्स सरकार नाम का चीज नहीं बचा है, किसके संरक्षण में आया? बातों का बात करने से हमारे पार्टी को तड़ीपार नहीं है, कोई ड्रग्स बेचने वाला संरक्षण देने वाला नहीं है। जमानत में तो आपका सारे नेता है, वाले लोगों से क्या बात करेगा कोई? बलात्कारी नहीं हमारे पार्टी में कोई बलात्कारी बचाने वाला है। धनंजय जी, वो शर्मा जी, हाँ इसीलिए हमने गंगा जल किसानों का माफी किए। धनंजय जी, नरेंद्र मोदी जी के जुमला नहीं सुना किसी को, आज झूठ बोल रहा है। करते हो जुमला आपके नेता जुमला सुना रहे जनता को। धनंजय जी, बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, भारत की संपत्तियों को बेच रहे हैं। हम बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। अरे तड़ीपार करिए मुकेश जी, हमारे पार्टी में कोई तड़ीपार नहीं है। कौन है जो लोग जानते हैं? हमारे पार्टी में तड़ीपार नहीं है, ना ही हमारे पार्टी में कोई ऐसा नेता है जो नवाज शरीफ को जाने गले लगाया हो। अरे भाई कुपोषण की बात कर रहे थे, कहाँ से कहाँ चले गए? हमारे पार्टी में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो आतंकवादी को छोड़ने कंधार गया हो। धनंजय जी, कृपया शांत हो जाएं। अरे तड़ीपार मुकेश शर्मा जी चिंता न करें। शर्मा जी, हमारे पार्टी में तड़ीपार नहीं है आपकी पार्टी की तरह। और झूठ का पुलिंदा हमारे पार्टी में 9,000 करोड़ का रामोता जी क्या कहेंगे? रामोता जी क्या कहेंगे आपको? रामोता जी क्या लगता है आपको? रामोता जी क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है? बड़ी उम्मीदें जागती हैं साहब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ जो है कुपोषण जैसी गंभीर समस्या जो कि दशकों से चली आ रही निपटने की, लेकिन जब हमारे प्रवक्तागण ही अभी एक नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि डबल इंजन हो पाएगा कभी विकास की दिशा में, खासकर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में? रामोता जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है उससे उठकर राजनीतिक दलों को जो प्रतिबद्धता समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए सत्ता में आने का दावा करते हैं, बिल्कुल, और समाज के अंतिम व्यक्ति को केंद्र में रखकर ही राजनीति करते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी तरफ ध्यान देते हुए योजना बनाए जी, तो उसका लाभ उन गरीब जरूरतमंद को हो पाएगा, तभी इस समस्या का हल होगा। अन्यथा आरोप प्रत्यारोप से इनकी राजनीति तो चल जाएगी, उन गरीब लोगों के पेट नहीं भरेंगे, उनकी समस्या का मूल जड़ से खत्म नहीं हो पाएगा। और जो एक सही सरकार का जो कर्तव्य होता है, सरकार का जो काम होता है, वो कहीं न कहीं उसमें दरकिनार होता दिखेगा। एक बड़ी समस्या है जो इतने वर्षों से है, उस समस्या का मूल जड़ में सरकार तो बदल रही है, सरकार बदलने के बावजूद भी आरोप प्रत्यारोप पर लगते हैं, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कोई भी रोडमैप तैयार नहीं की जाती, ठोस योजना नहीं बनाई जाती, उनको ध्यान केंद्र में आता ही नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तो
हो जाते हैं, मुद्दे अच्छे हैं जी, लुभावने मुद्दे हैं जिनसे बिल्कुल, जनता रामोदा जी, आकर्षित हो रही होगी, सुइयां परंतु जो है, उसको सत्ता आते ही भूल जाते हैं। समाप्ति की एक बड़ी विचार कर रही समस्या हैं। है ये। जी, चलते चलते शाइनी जी की भी टिप्पणी लेते हैं। शाइनी जी, वाकई कोई भी मसला हो, विकास की बातें तो सरकारें बहुत करती हैं, लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि साहब आपकी 15 साल में क्या हुआ, अभी तो हमारी 2.25 साल की सरकार है। इस चीज से कैसे आखिर निजात मिल सकती है? नहीं नितिन जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये योजना तो बनाती है और हर सरकार बनाती है, लेकिन उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है और उस तरफ कोई सीरियसली ध्यान नहीं देते कि वो चीज पहुंच रही है व्यक्ति के पास तक, आखिरी चौर पे जो व्यक्ति खड़ा है उस तक वो योजना का लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसका ये सुनिश्चित करना पड़ता है। और वहाँ के जो लोकल है उनको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा इसे, क्योंकि उनका भोजन का, उनका खाने का तरीका बहुत अलग होता है, आदिवासियों का बिल्कुल अलग है। तो हम अपने यहाँ जो खाते हैं वो खाना उन तक पहुंचा देंगे तो वो शायद खा भी नहीं सकते उसको, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वो भोजन कैसे बनाना है और किस तरह से खाना है। तो एक तरह से उनको भी योजनाओं में इंक्लूड करना चाहिए और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। चलिए मुकेश जी और धनंजय जी, हम उम्मीद करेंगे कि डिबेट के बाद बाहर निकल के आप लोग जो है छत्तीसगढ़ के विकास में मिलकर अपना योगदान देंगे। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। रामअवतार जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बलरामपुर जिले में पंडो आदिवासियों की मौत का आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश का सियासी पारा भी ऊपर चढ़ रहा है। बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि मौतों को लेकर राज्य सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। वही मामला सामने आने के बाद सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह रामचंद्रपुर विकासखंड के बरवाही गांव पहुंची और चौपाल लगाकर गांव वालों से बात की। वहीं राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौतों के लिए कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पिछले दिनों जब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंडो आदिवासियों की मौत का मामला उठाया था, तब सरकार की ओर से एक बयान जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि पंडो जनजाति के लोगों की मौत की वजह कुपोषण नहीं है। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी आखिर पंडो आदिवासियों की मौत कई तरह के सवाल खड़े करती है। क्या संरक्षित पंडो अनदेखी के शिकार हैं? सवाल यह भी है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है।